Hello. Hi. I am Nitesh Pradhan from LabVIEW and Multisim. It is our first session for LabVIEW Core 1 Core 2 30 hours ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैं इस ट्रेनिंग सेशन को पूरे के पूरे हिंदी में रखूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि मैं हिंदी में इफेक्टिवली ईच एंड एवरी टॉपिक्स को या फंक्शंस को ट्रेन कर पाऊंगा, बता पाऊंगा। सो टुडे इज अवर फर्स्ट सेशन। तो आज के सेशन में वी विल सी इंट्रोडक्शन अबाउट द LabVIEW, यूज ऑफ द LabVIEW, इंस्टॉलेशन ऑफ LabVIEW, हाउ टू ओपन LabVIEW। उसके बाद है कि हम VI कैसे बनाएंगे। ओके, कि VI का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ VI क्या होते हैं, हाउ टू सेव, हम इसको सेव कैसे करेंगे, इसमें फ्रंट पैनल ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसमें किस प्रकार से हम हेल्प को लेके जा सकते हैं, हम इसमें वायर्स और नोड्स क्या होता है, और इसमें हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक LED ऑन और ऑफ का प्रोग्राम लिखेंगे। सॉरी फॉर द स्पेलिंग। ओके, हम LED ऑन एंड ऑफ का प्रोग्राम लिखेंगे एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे। एंड आई होप कि ये सभी चीज हम 1 आवर्स के अंदर समराइज कर लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये LabVIEW को जो इंस्टॉल करना है उसे यहाँ से इंस्टॉल करना है। LabVIEW को हमें LabVIEW को जो इंस्टॉल करना है उसके लिए हमें LabVIEW स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अगर आप एक न्यू यूजर हैं और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं, यहाँ से LabVIEW इंस्टॉल कर सकते हैं, LabVIEW 2020। ओके, अगर आप एक अगर आपके पास LabVIEW पहले से है, आप कहीं वर्क कर रहे हैं और आपको LabVIEW को पहले से इंस्टॉल है, तो आप उस LabVIEW से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू कि LabVIEW 32 बिट ही हमेशा इंस्टॉल करें, LabVIEW 64 बिट इंस्टॉल ना करें। LabVIEW 32 बिट इज मच बेटर देन 64, क्योंकि आप अगर 32 बिट इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्पेस कम ऑक्यूपाई होगा और प्रोसेसर के पास भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैंडविड्थ बचेगा, जिससे कि आपका प्रोसेसिंग स्लो ना हो। ओके, अब LabVIEW को इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे NIMAX LabVIEW इंस्टॉल होने के बाद LabVIEW इंस्टॉल करने का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के नीचे होगा। ओके, और दूसरा आपको मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर करूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या यहाँ पर इसके नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। नाउ LabVIEW इंस्टॉल होने के बाद आपको सबसे पहले ओपन करना है NIMAX। जैसे ही आप NIMAX क्लिक करेंगे तो ये कुछ समय लेगा और कुछ समय के बाद आपके सामने एक विंडोज ओपन होके आएगा, NIMAX विंडो। ओके, सो व्हाट इज NIMAX? अगर मैं सर्च करूं, ओके, व्हाट इज NIMAX? सो NIMAX, okay, now you can see here, NIMAX is a short form of NI Measurement and Automation Explorer. इट इज ये एक फ्री इनबिल्ट टूल है जिसका आप यूज कर सकते हैं NI के प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसके हार्डवेयर को एक्सेस और कॉन्फ़िगर करने के लिए। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी हार्डवेयर है उसको भी इंटीग्रेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप NIMAX का यूज कर सकते हैं। NIMAX का यूज करके आप कई सारे कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हार्डवेयर को अगर आपके पास कोई हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर से आप डेटा लेना चाहते हैं तो उस प्लेटफॉर्म का वो भी आप NIMAX से कंट्रोल और यूज कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में NIMAX में अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं दिखाई दे रहा है राइट नाउ, मैंने एक हार्डवेयर यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज NI USB 6001। और मेरे इस सिस्टम में एक कैमरा भी है, ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इसीलिए और कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के साथ साथ मैंने विजन डेवलपमेंट मॉड्यूल भी इंस्टॉल करके रखा है, इसीलिए आई एम गेटिंग दिस कैमरा। अगर मैं विजन डेवलपमेंट मॉड्यूल का ड्राइवर इंस्टॉल ना करूं तो बस ये इंफॉर्मेशन शो करेगा कि कैमरा एक्सेस है। अगर मैं विजन डेवलपमेंट मॉड्यूल का इंस्टॉल करता हूं तो मैं उसे यूज भी कर सकता हूं। कैमरा इसमें हमारे में अवेलेबल है, ये सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड कैमरा है। ओके, और ये एक मेरा DAQ डिवाइस है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हार्डवेयर इसमें नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब है कि ड्राइवर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सॉफ्टवेयर में, मैं NIMAX को एक बार और ओपन करता हूँ, कम इनटू द NIMAX।
जैसे ही मैं NIMX को एक बार और ओपन करूंगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लार्ज दिख रहा है। नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं NIMX को यहाँ से ओपन करता हूँ और इसमें यू विल गेट समथिंग माई सिस्टम। तो जो मेरा कंप्यूटर है उसमें जो इंस्टॉल्ड है उसका नाम है, सॉरी, जो कंप्यूटर है उसमें कई सारी चीजें इंस्टॉल्ड है और वो एक कंपोजिट पैकेज बनाता है जिससे मैं चीजों को यूज कर पाऊँ। तो मेरा सिस्टम एक होस्ट कंप्यूटर होगा और होस्ट कंप्यूटर में अदर पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म रन होंगे। तो नाउ यू कैन सी हियर, मेरा ये जो डिवाइस है, डिवाइस का इंटरफेस हो गया, यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर है। सो नाउ यू कैन सी हियर कि मैंने LabVIEW 2023 एंड 2022 ये दोनों मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। LabVIEW 2022 एंड 2023 कंप्लीट मैंने इसमें इंस्टॉल करके रखा है। एंड लेगेसी सपोर्ट के हिसाब से मेरा सिस्टम 2019, 2020, 2022, 3, 4, 2023 तक सबको सपोर्ट करेगा। ओके, सुन, सो अगर मुझे जानना है कि अगर मैं LabVIEW 2023 में मैं कोई प्रोग्राम, सॉरी, कोई प्रोग्राम ओपन करना चाहता हूँ या कोई ओल्ड मेरा 2019 का कोई ड्राइवर्स है, सॉफ्टवेयर है, तो क्या ओपन होगा? तो डेफिनेटली 2019 का 23 में ओपन हो जाएगा। ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम जो हम लिखेंगे वो नहीं। तो यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे अबाउट द LabVIEW। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वन। नाउ अब हमें देखना है कि हम अब हमें अपने कंप्यूटर से LabVIEW को सर्च करना है, LAB। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन NI LabVIEW 2022। तो यहाँ से आप जब सर्च करेंगे या कई बार अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से NI LabVIEW में जाकर यहाँ से आप स्टार्ट में जाएं और नीचे स्क्रॉल करें। जैसे आप स्क्रॉल करना चालू करेंगे तो आपको नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का एक फोल्डर मिलेगा जहां पर आपको ये LabVIEW आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नाउ यू कैन सी मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर NI LabVIEW ओपन हो चुका है। NI का LabVIEW ओपन हो चुका है और हम इसे बोलते हैं गेटिंग स्टार्टेड विंडो ऑफ LabVIEW, या ये स्टार्टेड विंडो है LabVIEW का। जब भी आप LabVIEW ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आप इसी विंडोज पे आएंगे। डे में जब भी फर्स्ट टाइम कंप्लीट क्लोज करने के बाद ओपन करेंगे तो इसी विंडोज में आएंगे। LabVIEW एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्कबेंच का। LabVIEW एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है और इस प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म का यूज आप अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, अपने मेजरमेंट्स को लिखने के लिए, अपने टारगेट को कंट्रोल करने के लिए, अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। LabVIEW प्रोग्राम का यूज आप टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च पर्पस में यूज कर सकते हैं। LabVIEW एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत इजीएस्ट प्रोग्रामिंग, मेरे हिसाब से तो LabVIEW अभी तक सबसे इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम से रहा हूँ तो स्पेलिंग हमेशा मेरे मिस्टेक्स होते हैं। सो उसको कवर करने के लिए जब मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क कर रहा था देन आई इनकाउंटर इन 2009, तो मुझे 2009 में एक सॉफ्टवेयर पता चला LabVIEW और तब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो कॉमनली मैं बोलूँ तो मैं अपने लाइफ में 14 ईयर्स से LabVIEW यूज कर रहा हूँ और आज तक मैं LabVIEW के अलावा फिर मुझे किसी दूसरे प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो LabVIEW इज ए लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वर्कबेंच। ये एक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं अपने लॉजिक को, आप बिल्ड कर सकते हैं अपने लिए एक अच्छा सा ग्राफिकल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। LabVIEW को यूज करते समय अगर आपके सामने आता है कि LabVIEW मैं क्यों यूज करूं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ LabVIEW मैं क्यों यूज करूं, LabVIEW का बेनिफिट क्या है, सो आप इस चीज को कुछ ऐसे समझ सकते हैं। या अगर आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाई LabVIEW, ओके, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हाई LabVIEW और व्हाई MATLAB नॉट, LabVIEW ही क्यों करूं, मैं MATLAB क्यों ना करूं, तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूं कि MATLAB इज मच बेटर देन LabVIEW इन प्लेस ऑफ द प्रोग्रामिंग। अगर आपको हार्डकोर प्रोग्रामिंग करना है तो हमेशा से ही LabVIEW एक, सॉरी, MATLAB एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म है। ओके, अगर आपको एक अच्छा सा ग्राफिकल इंटरफेस बनाना है, थर्ड पार्टी हार्डवेयर को यूज करना है और एक आपको एक वेल डेवलप्ड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर लेके आना है तो LabVIEW बेटर है उस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको थर्ड पार्टी हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो LabVIEW बहुत अच्छा है। अगर आपको पैरेलल प्रोसेसिंग करना है और हार्डवेयर को, लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो LabVIEW बहुत अच्छा है। ओके, LabVIEW
एक पावरफुल ग्राफिकल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। इसका आप यूज मेजरमेंट के लिए, ऑटोमेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है वो है ग्राफिकल प्रोग्रामिंग। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप इसको डेवलप कर सकते हैं। हार्डवेयर इंटीग्रेशन, ये प्लग एंड प्ले कैमरा, प्लग एंड प्ले आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो अगर आप एनआई के ही प्लेटफॉर्म यूज करें। अगर आप नॉन एनआई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसको भी आप इजिली कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकते हैं। आप एनआई के कोई भी प्लेटफॉर्म है, पीएक्सआई सिस्टम है, सीडीओ है, डीएक्यू है, यूएसपी डीएक्यू है, या इनको सेमलेसली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। LabVIEW की स्केलेबिलिटी, मतलब कि इसका जो विस्तार करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। विस्तार करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि आप एक छोटे से स्टैंड अलोन प्रोग्राम से लेके एक बड़े से बड़े जटिल प्रोग्राम तक को, या मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम तक को आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। और LabVIEW में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है इसकी मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी, आप एक प्रोग्राम सबरूटीन समझ सकते हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग से अवेयर हैं, मैटलैब से अवेयर हैं, तो आप सी प्रोग्रामिंग और मैटलैब प्रोग्रामिंग के हिसाब से यू कैन गो बियॉन्ड द सबरूटीन्स, क्योंकि हम वहाँ पर प्रोग्राम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फिर कॉल करते हैं। तो LabVIEW में उसे सब वीआई बोला जाता है। तो आप इसमें मॉड्यूलरिटी इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, तो अगेन अगर बात यहाँ आता है कि LabVIEW वीएस अगर करूं, LabVIEW वर्सेस मैटलैब करूं, तो दोनों में अच्छा कौन है? तो यहाँ पर फिर वही है कि कुछ चीजों में मैटलैब अच्छा है, कुछ चीजों में LabVIEW, लेकिन दोनों ही एक ही पर्पस को सॉल्व करते हैं। LabVIEW और मैटलैब दोनों ही एक ही पर्पस को सॉल्व करते हैं। LabVIEW और मैटलैब दोनों ही इंजीनियरिंग के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, ऑटोमेशन के फील्ड में एक ही प्रकार के सिमिलरिटीज रखते हैं। ठीक है, और दोनों एक ही प्रकार से, बस इसमें प्रोग्रामिंग जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंस है। LabVIEW में ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है, मैटलैब में टेक्स्ट बेस है। ठीक है, हार्डवेयर इंटीग्रेशन सबसे बेस्ट है LabVIEW में, जबकि मैटलैब में आप मॉडल स्टार्ट बना सकते हैं, आप एल्गोरिथम्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, प्लग एंड प्ले हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट जो LabVIEW में है वो अच्छा है। उसके साथ ये हार्डवेयर और इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप लंबा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बहुत समय है, आप एरर के साथ इनकाउंटर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप अपने खुद के प्रोग्रामिंग के एक्सपीरियंस को टिल द लिमिट चेक करना चाहते हैं, तो आप मैटलैब में जा सकते हैं, जो एक रिसर्चर कर सकता है। पर इंडस्ट्री में इतना टाइम नहीं होता है कि वो सभी चीजों के लिए करें। डेटा डेटा एक्विजिशंस के लिए बहुत सही है, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग आप मैटलैब में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना एल्गोरिथम बना सकते हैं, और रियल टाइम में डेटा एक्वायर कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। पर मैटलैब में आप सिग्नल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के बेहतरीन कोड लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैथमेटिकल मॉडल्स को डेवलप करने में आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो हार्डवेयर इंटीग्रेशन में डेफिनेटली आप नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के किसी भी हार्डवेयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं एनआई के, और आप थर्ड पार्टी हार्डवेयर को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्डवेयर को इंटीग्रेट करने के लिए जाएं मैटलैब में, तो उतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको सी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, कुछ समय पे कुछ प्लेसेस पे आपको पाइथन की जरूरत पड़ेगी, कुछ प्लेस में आपको विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हार्डवेयर इंटीग्रेशन उतना अच्छा नहीं है मैटलैब में। यस, पर हार्डवेयर से डेटा लिया हुआ है और आपके पास स्टोर है, देन डेफिनेटली आप उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। बस यही कुछ चीजें हैं जो कि LabVIEW और मैटलैब में सबसे बड़े डिफरेंस है। अगर आपको LabVIEW और मैटलैब को चूज करना है, तो डेफिनेटली अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या आपको एक अच्छे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट पे काम करना है, आपको हार्डवेयर के साथ कंट्रोल करना है, तो आप चूज करें। अगर आपको हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी नहीं है, आप केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस है, सो डेफिनेटली आप जा सकते हैं मैटलैब के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम। जैसे कि हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो था, इस पे हम बात कर रहे थे, उस पे ही डिस्कस करते हैं। तो मेरा सबसे पहला था कि हमने LabVIEW का इंट्रोडक्शन देख लिया, और हमने देख लिया कि LabVIEW हम कहाँ यूज कर सकते हैं इंस्टॉलेशन का, और LabVIEW को ओपन कैसे करेंगे। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट्स ओपन LabVIEW। सो ये मेरा LabVIEW का ग्राफिकल एंट्री विंडो है। LabVIEW के टॉप में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे इन रिबन में, टॉप रिबन में। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला है फाइल, LabVIEW का यहाँ पर फाइल। जब आप फाइल को क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 क्लासेस होंगे, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, 3 एंड 4। 4 क्लास में आपका क्विट
दिया हुआ है, सॉरी एग्जिट दिया हुआ है, तो आप उसे एग्जिट कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस क्यू दबा के क्विट कर सकते हैं। क्लास नंबर 1 में आपको दिया हुआ है न्यू वीआई लैब व्यू। लैब व्यू में वीआई है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, ओके, इंजीनियरिंग वर्कबेंच। तो हम लैब व्यू में एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करते हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म। हम उसे इसी तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं कि वीआई वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। नाउ न्यू वीआई, आप चाहो तो न्यू वीआई में एंटर कर सकते हैं या आप चाहें तो क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पर अभी हम क्रिएट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम न्यू वीआई। न्यू वीआई के लिए क्या है, आप यहाँ पर फाइल में आए या क्लिक करें या कंट्रोल एन क्लिक करें, दोनों से आप एक न्यू वीआई में ओपन एंटर करेंगे। चलिए मैं कंट्रोल प्लस एन करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन करूंगा तो मेरे सामने दो विंडोज ओपन होके आ जाते हैं, ओके। मेरे सामने दो विंडोज ओपन होके आ जाते हैं, जिसमें एक ग्रे कलर का विंडो है जिसका नाम है फ्रंट पैनल, फ्रंट पैनल, और उसके बाद है उसके पीछे दूसरा एक विंडो है, यह है फ्रंट पैनल, और इसके पीछे एक और विंडो है जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम। आपको दिखाई नहीं देगा, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा फ्रंट पैनल एंड ब्लॉक डायग्राम। यह है फ्रंट पैनल और यह है, सॉरी, यह है फ्रंट पैनल और यह है ब्लॉक डायग्राम। तो जो सामने आपके फ्रंट पैनल दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का है और यह है ब्लॉक डायग्राम। हमें प्रोग्रामिंग के टाइम इन दोनों को एक साथ यूज करना है, हमें प्रोग्रामिंग के टाइम पे इन दोनों को एक साथ यूज करना है, इसीलिए हमें इसको टाई करना पड़ेगा या इसे अरेंज करना पड़ेगा। हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो इसे अरेंज करने के लिए आप विंडोज में आके कंट्रोल टी प्रेस करें, सॉरी विंडोज में आके टाई लेफ्ट और राइट करें या तो कंट्रोल टी प्रेस करें। इजी है कंट्रोल टी प्रेस करना, तो ये दो शॉर्टकट आप याद रखिए, कंट्रोल एन और कंट्रोल टी। तो ये जो एक फ्रंट पैनल है और ये है ब्लॉक डायग्राम, अब हम इसे यूज कर सकते हैं। और ये जो फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम है ये हमारे वीआई के पार्ट है। लैब व्यू एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स उसका शॉर्ट फॉर्म है वीआई। और ये जो वीआई है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट है इसका फ्रंट पैनल और दूसरा पार्ट है ब्लॉक डायग्राम। हाँ, डेफिनेटली इसका एक थर्ड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सब वीआई या आइकन पिन, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइकन एंड कनेक्टर पिन, ये आइकन हो गया और ये कनेक्टर पिन है जो कि मेरे वीआई का पार्ट ही है, बट इसका स्पेसिफिक सेशन होता है जब हम सब वीआई पे बात करेंगे। तो LabVIEW जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो प्रोग्रामिंग सॉरी उसमें जिसमें प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वीआई। और ये वीआई दो चीजों से मिलकर बना होता है, फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम। तो अगर आपको बोले कि फ्रंट पैनल क्या है, तो फ्रंट पैनल एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जहां पर आप कंट्रोल और इंडिकेटर बना पाएंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्लियरली ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जहां पर आप कंट्रोल से इंडिकेटर बना सकते हैं, जहां पर आप डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए ग्राफ, ग्राफ चार्ट या आप कुछ अदर इंडिकेटर्स डिजाइन कर सकते हैं। आप फ्रंट पैनल का यूज करके चीजों को लाइव देख सकते हैं। आप फ्रंट पैनल का यूज करके चीजों को लाइव देख सकते हैं, डेटा की ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप इनपुट देके प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इंडिकेटर से डेटा लाइव देख के आप अपने लिए कोई एनालिसिस कर सकते हैं, आप कमांड कर सकते हैं, आप स्केल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। सभी चीजें आप फ्रंट पैनल से कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो फ्रंट पैनल में इंटरेक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, और जब आप राइट क्लिक करते हैं फ्रंट पैनल में तो आपके सामने कंट्रोल पैलेट ओपन होके आएगा। ये कंट्रोल पैलेट ना हर प्रकार के कंट्रोल्स का एक कलेक्शन रखता है और इंडिकेटर का, कंट्रोल और इंडिकेटर का कलेक्शन रखता है। लैब व्यू के फ्रंट पैनल का में इंटरेक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, एक कंट्रोल पैलेट आएगा। इस कंट्रोल पैलेट में आपको हर प्रकार के कंट्रोल्स और इंडिकेटर मिलेंगे जिससे आप एक अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। और इसमें दूसरी अच्छी बात है कि आप जितने भी डिफरेंट डेटा टाइप जानते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, अगर हमें पाथ बनाना है तो पाथ हो गया, एरे हो गया, क्लस्टर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, ओके, स्पेशल डेटा टाइप इनमरेट्स हो गया, रिंग्स हो गए, ये सभी आपको यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में मिलेंगे।
ऐसा यहाँ पर उनको किसी भी रेंडमली नहीं रखा गया है, सबको प्रॉपरली एक अलग अलग ग्रुप में अरेंज करके रखा गया है, राइट। तो आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं? इसके मैक्सिमम जो मेन चीजें वो क्या है? इसके मेन है कि कंट्रोल्स, इंडिकेटर्स, ग्राफ, चार्ट्स, बुलियन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप इस पे राइट क्लिक करें और न्यूमेरिक पे आ जाएं। जैसे आप न्यूमेरिक पे आएंगे तो यहाँ पर एक न्यूमेरिक कंट्रोल्स, न्यूमेरिक इंडिकेटर, जस्ट आपको टच करना है। न्यूमेरिक कंट्रोल, न्यूमेरिक इंडिकेटर, टाइम स्टैम्प, इंडिकेटर स्टैम्प, वर्टिकल स्लाइडर, तो ये सभी चीजें न्यूमेरिक हैं। मीटर्स, गेज, डायल्स, ओके, थर्मोमीटर्स, ये सभी न्यूमेरिक के पार्ट हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोसेसिंग ये केवल एक वैल्यू ही देते हैं। 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 32 एक वैल्यू है। 32 पास्कल, 10 पास्कल, 15 पास्कल, ये एक वैल्यू है, राइट। तो हमारा यहाँ न्यूमेरिक का ये केस है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट में आता हूँ तो यहाँ पर बुलियंस है। इसके बाद अगर मैं आता हूँ तो चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कैसे मैं कर सकता हूँ। मैं एक न्यूमेरिक कंट्रोल ले सकता हूँ। इस न्यूमेरिक कंट्रोल को हम साइज को बड़ा कर सकते हैं। इससे हम नंबर्स बढ़ा सकते हैं, इसमें नंबर्स घटा सकते हैं। अगर आप इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का यूज करके डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ से मैं नंबर्स दे सकता हूँ और जो मैं नंबर दूंगा उस नंबर्स को मैं इस इंडिकेटर से देख भी सकता हूँ। अगर मैं इसमें इंडिकेटर ना लूं और मैं अगर यहाँ पर लेना चाहूं किसी प्रकार का ग्रॉस, तो उसमें भी मैं इसको लेंथ को बढ़ा सकता हूं और मैं इनको कनेक्ट करके मैं यहाँ पर से डेटा को लाइव देख सकता हूं। मैं डेटा इनपुट दे सकता हूं, डेटा आउटपुट ले सकता हूं, डेटा को लाइव देख सकता हूं मैं इसका यूज करके, ओके। तो ये इसका यूज करके मैं डेटा को लाइव देख सकता हूं, यूज कर सकता हूं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इस भी प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको 100, इसको करते हैं 200, राइट। तो हो जाएगा और यहाँ पर रखता हूँ मैं 98। अब देखिए जैसे ही मैं डेटा को इंक्रीज करूंगा मुझे मेरा लाइव डेटा दिख रहा है। मैं तो फ्रंट पैनल का यूज यही है कि हम फ्रंट पैनल का यूज कंट्रोल देने के लिए, इंडिकेटर्स बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक वेव फॉर्म चार्ट लेता हूं और इसको यहाँ कनेक्ट करता हूं वैल्यूज को, और उस वैल्यूज को मैं अगर कनेक्ट करता हूं और रन करता हूं तो मुझे कुछ भी सिग्नल ऊपर नीचे एक रैंडम सिग्नल दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब इन शॉर्ट में आप फ्रंट पैनल का यूज एक अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए कर सकते हैं, कंट्रोल डिजाइन कर सकते हैं, इंडिकेटर कंट्रोल यहाँ पर इनपुट लेंगे जिसमें बटन्स होंगे, स्विचेस होंगे, टेक्स्ट बॉक्स होगा, इंडिकेटर्स आउटपुट देंगे जिसमें ग्राफ होगा, एलईडी होगा, डिजिटल होगा, डिस्प्ले होगा। इसमें आप अपने हिसाब से डिजाइन कस्टमाइज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से कलर प्रोग्राम सब भर सकते हैं और इसका आप यूज कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, ग्राफ चार्ट डाल सकते हैं, ठीक है। आप किसी प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये काम कैसे करता है? तो ये फ्रंट पैनल इनपुट प्रोवाइड करता है। फ्रंट पैनल से फ्रंट पैनल का यूज करके आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे और ब्लॉक डायग्राम से आप आउटपुट देखेंगे। लैब व्यू में फ्रंट पैनल का वैल्यू क्या है? लैब व्यू में फ्रंट पैनल का वैल्यू ये है कि आप इससे एक अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस डिजाइन कर पा रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम, ओके। अब दूसरा ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम जो है ये इसका यूज आप सबसे ज्यादा टाइम करेंगे। लैब व्यू में ब्लॉक डायग्राम का यूज आप फ्रंट पैनल से ज्यादा टाइम करते हैं। ब्लॉक डायग्राम आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जहां आप अपना लॉजिक लिख सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम पर प्रोग्रामिंग की जाती है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस बॉक्स होते हैं और उन फंक्शंस बॉक्स को वायरिंग के थ्रू से आप यूज करके प्रोग्राम कर सकते हैं। और ब्लॉक डायग्राम में आप फंक्शंस के कलर्स और चीजों को देख के उसके डेटा टाइप को भी पहचान सकते हैं, राइट। ब्लॉक डायग्राम एक डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप आसानी से अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ग्राफिकल जो भी प्रोग्राम डिजाइन करेंगे उसको ब्लॉक डायग्राम से करेंगे। तो कैसे इंटरेक्ट कैसे करें? राइट क्लिक कीजिए ब्लॉक डायग्राम में तो आपको एक फंक्शन पैलेट होगा और ये दुनिया भर के तकरीबन 1000, 10,000, 30,000, 40,000 फंक्शन इसमें है। आज तक मैंने काउंट नहीं किया और हर साल एनआई इसमें बिल्ड कर रहा है एंड हर साल फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं।
जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ न्यूमेरिक, तो अगर मैं न्यूमेरिक में एक फंक्शन लेता हूँ ऐड, तो ब्लॉक डायग्राम में जो फंक्शन आप ऐड यूज कर रहे हैं, ओके, जो आप ये फंक्शंस ऐड कर रहे हैं, ओके, जब जो भी आप फंक्शंस लेके आएंगे, वो जो फंक्शंस होगा, उस फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन लगाने के लिए आपको कंट्रोल एच प्रेस करना होगा, या यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसको यूज कीजिए या कंट्रोल एच प्रेस कीजिए, तो आपके पास एक विंडोज ओपन होकर आएगा जिसे हम बोलते हैं हेल्प। हेल्प को लाने के बाद जब आप फंक्शंस को टच करेंगे, और इसे लाना कैसा है, आपको राइट क्लिक करना है ब्लॉक डायग्राम पे, और जो भी फंक्शन चाहिए उसे लेके आना है। जैसे मुझे एडिशन चाहिए, तो मेरा ये एक एडिशन फंक्शन लेके आया, इसे हम फंक्शंस बोलते हैं। जब हम इस फंक्शंस को लेके आएंगे तो और इसे टच करेंगे तो ये बताएगा कि ये कौन सा फंक्शन है। अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम, तो ये मुझे बता रहा है कि ये मैक्सिमम मिनिमा क्या है। अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, सॉरी, सिग्नल प्रोसेसिंग में, और यहाँ से मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ साइन वेव फॉर्म, तो ये मुझे बताएगा कि इस फंक्शन में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कैसे हैं कैसे हैं। अब जो हमारे LabVIEW में जो भी हम फंक्शन लेंगे, उस फंक्शन की एक स्पेसिफिक बात होगी, और वो बात यह है कि उस फंक्शन का एक नाम होगा। उस नाम को हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और विजुअल आइटम के नाम से उसके लेबल को ओपन करेंगे, ये उसका लेबल है। लेबल करने से हमें हमेशा अपने फंक्शंस की इंफॉर्मेशन पता रहेगा। अगर मैं कोई बहुत बड़ा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो भी मैं वहां पर, जैसे कि दिखाता हूँ आपको, एक सर्च कर लेते हैं इंटरनेट से, एक इमेज, ओके। अगर मैं कोई एक फंक्शन यूज करता हूँ कॉपी इमेज और यहाँ लेके आता हूँ, राइट, तो देखिए, अगर मेरे फंक्शंस प्रॉपरली डिजाइन है, उसमें नाम दिया हुआ है, तो मैं आसानी से समझ पाऊंगा कौन सा फंक्शंस है और कौन सा फंक्शंस क्या है। अगर मैं अपने फंक्शंस को तरीके से डिजाइन नहीं करूंगा, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा। देखिए यहाँ पर काफी सारे फंक्शंस में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि फंक्शंस क्या काम करता है, लेकिन एक अच्छे वेल डिजाइन फंक्शंस में हमेशा ही उसकी नॉमेनक्लेचर दी जाती है। ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग है, पर प्रोग्रामिंग का जो तरीका है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसे डीबग करते समय हमेशा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो हमेशा ही जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएं, तो हमें ये प्रैक्टिस रखना है कि सबसे पहले फंक्शन लेने के बाद हमें उस फंक्शन का लेबल ओपन करने के लिए कंट्रोल एच दबाना पड़ेगा। बाय यूजिंग दिस कंट्रोल एच हम उसके साइज को सॉरी, हम उसके नाम के बारे में जान सकते हैं। अब उसके बारे में बाकी इंफॉर्मेशन, उसमें 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है। आप 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है। तो इसके लिए हम इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड से होगा ये इनपुट होगा, सॉरी राइट हैंड साइड से जो आएगा ये इनपुट होगा, और ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से जो आएगा ये इनपुट होगा, और राइट हैंड साइड में जो होगा वो आउटपुट होगा। आउटपुट जो हमारा इनपुट होगा उसे हम फ्रंट पैनल से बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल। तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, क्योंकि मैंने इसे यहाँ से न्यूमेरिक लिया है, तो एक न्यूमेरिक फंक्शन है, तो मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में आऊंगा, एक फंक्शन लूंगा और उसे यहाँ रखूंगा। ये एक न्यूमेरिक फंक्शन है, ये एक न्यूमेरिक कंट्रोल है। न्यूमेरिक कंट्रोल जिसका जिसका यूज करके मैं इनपुट वैल्यू दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में एक ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंट हुआ है, इसे बोलते हैं न्यूमेरिक कंट्रोल टर्मिनल। चलिए, इस न्यूमेरिक कंट्रोल टर्मिनल को मैं यहाँ रखता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो कैसे कनेक्ट करूंगा, तो इससे जो मैं कनेक्ट करने का तरीका है, हम उसे वायरिंग बोलते हैं। ये वायरिंग कहलाता है। तो ये वायरिंग कैसे होगा, ये वायरिंग कैसे होगा, राइट। तो ये जो वायरिंग करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है। आपको न्यूमेरिक कंट्रोल टर्मिनल के इस नोड पे आना है, और इस नोड से इस नोड तक आपको राइट क्लिक करके इस वायर को ऐसे लेके जाना है। आप, हाँ, पहली बार में ये टाइम लेगा। हम हमारा सेशन 2 भी इसी बेस पे होगा कि जहां हम कोशिश करें कि हम और प्रोग्राम्स को कर पाएं, जिससे आपका हाथ फ्री हो प्रोग्रामिंग करने पे। राइट क्लिक करके आप यहाँ पर आइए, और दूसरा आप फंक्शंस लेके देखिए। मान लेते हैं कि मैं नोब लेता हूँ एक फंक्शन, और ये नोब मैं यहाँ लगा देता हूँ। नोब को यहाँ लगाने के बाद मैं इसको भी इसके साथ वायरिंग कर सकता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू ही देगा।
बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी मेरे आएंगे वो सभी मेरे होंगे कंट्रोल, और राइट हैंड साइड में मुझे लगाना है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा, वैल्यू देगा। अब मैं उसे ऐसे लगा सकता हूँ। यहां पर आपको ऊपर दिखाई देगा रन, रन के बाद रन कंटिन्यूअसली। ये रन नहीं है, ये एक सिमुलेट है। आप इसको बटन प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम सिमुलेट होगा, और ये मेरा सिमुलेट कंटिन्यूअसली है। देखिए मैं सिमुलेट कंटिन्यूअसली कर रहा हूं तो ये पूरा इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली सिमुलेट हो रहा है। जैसे ही इसमें मैं न्यूमेरिक इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ गया इंडिकेटर में। यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू को ऊपर नीचे करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू इंडिकेटर में वैल्यू बढ़ने लगेगा। 10 + 1 11, इसको कंप्लीट 10 कर, 1 + 11। अगर मैं 3.78 रख दूं तो 13.78। अब मैं इसको इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो बाई 1, इसका स्टेप साइज 1 है तो 1 से ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने कंट्रोल लिया उसके लिए कंट्रोल टर्मिनल जनरेट हुआ है, और जो मैंने इंडिकेटर लिया उसके लिए यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में एक इंडिकेटर टर्मिनल हुआ है। LabVIEW एक डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप उसे देखिए, मेरे दोनों फंक्शंस इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। ये एडिशन फंक्शन उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है और एक इंफॉर्मेशन आउट कर रहा है। यहाँ से जो भी डेटा मैं दे रहा हूँ वो इसे प्रोसेसिंग करके डिस्प्ले के लिए मुझे दे रहा है। मैं जैसे ही इस पे चीजों को चेंज करूंगा उस हिसाब से इसके बिहेवियर बदलेंगे। अब ये 3.6 जनरेट करके दिया तो 11 के साथ ही ऐड होके हमें कंप्लीट आउटपुट यहाँ मिल रहा है। मैं जैसे इसे, तो हम इस बटन को बोलते हैं एग्जीक्यूशन हाईलाइट। ये मेरा अबॉर्ट बटन है। अबॉर्ट करने से प्रोग्राम जहां है वहीं रुक जाएगा और मुझे डेटा वहीं पर ये प्रोग्राम को अबॉर्ट कर देता है। अब अगर मैं रन करता हूं तो प्रोग्राम एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एक ही बार सिमुलेट होगा। ओके, तो रन और रन कंटिन्यूअसली क्या है? ये रन और रन कंटिन्यूअसली LabVIEW में दो अलग अलग बटन है। जो VIs मतलब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन को चलाने के इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के तरीके को नियंत्रित करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। और दोनों का प्रयोग आप एग्जीक्यूशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों की जो वर्किंग बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट है। रन बटन केवल एक ही बार चलाने के लिए होता है और रन कंटिन्यूअसली लगातार चलाने के लिए होता है। रन बटन पर क्लिक करने से ये VI एक बार रन होगा और एक ही बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और इसमें ये तब तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा जब तक सभी कोड प्रोसेस नहीं हो जाते हैं। रन बटन को एक बार एग्जीक्यूट करने से ये तब तक एक बार प्रोग्राम को चलाएगा जब तक सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट ना हो जाएं। ठीक है, और जब ये पूरा VI अपना ऑपरेशन कंप्लीट करेगा ये रुक जाएगा। ओके, अब अगर इसका उपयोग कब करें? तो जब भी आपको आपके प्रोग्राम को टेस्ट करते रहना है आप इसे कर सकते हैं यूज। ओके, आप इसे यूज कर सकते हैं। और रन कंटिन्यूअस क्या होता है? रन कंटिन्यूअसली बटन को क्लिक करने के पे ये VI बार बार एग्जीक्यूट होगा, ये VI बार बार एग्जीक्यूट होते रहेगा। ओके, और जब तक कि आप इसे अबॉर्ट न कर दें। रन बटन एक लूप की तरह व्यवहार करता है, लेकिन ये कोई लूप नहीं बनाता है, क्योंकि रन बटन पूरे हमारे इंजन को, LabVIEW इंजन को बार बार सिमुलेट करने पे मजबूर करता है, फोर्स करता है। रन कंटिन्यूअस बटन हमारे पूरे LabVIEW को बार बार रन होने पे फोर्स करता है। ठीक है, इसीलिए और इसीलिए ये प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली चलाता है। ये लूप की तरह व्यवहार जरूर करता है, वाइल लूप की तरह व्यवहार जरूर करता है, पर ये कोई लूप नहीं है। लूप का यूज करने से बेनिफिट ये होगा हमें कि हमारे पूरे इंजन को बार बार चलने की जरूरत नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म एक बार जब एग्जीक्यूट होगा, एक बार सिमुलेट होगा,
तो लूप उसमें बार बार रन होगा। उससे क्या होता है, उससे हमारी मेमोरी बचती है, हमारा इंजन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चलता। ओके, इसका उपयोग कब करना है, अगर हमें इसका उपयोग तब करना है जब ऐसा कोई प्रोग्राम हो जहां हमें लूप नहीं डालना है और हम प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग पे रखना चाहते हैं। ठीक है, और आप किसी भी प्रोग्राम में लूप को डाले बिना उसके आउटपुट को चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं बार बार रन करूं इस प्रोग्राम को तो मेरा डेटा आएगा कि नहीं। अब इसमें कंसर्न है सर लूप फिर लूप लगाया जा सकता है, नो। अगर आप रन बटन को कंटिन्यूअसली रन करेंगे तो आपके मैकेनिकल ह्यूमन की एक स्पीड है, आप उसी स्पीड से रन कर पाएंगे। पर रन कंटिन्यूअस करने से इस लूप को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में जितना भी टाइम लगेगा उसके टाइम के खत्म होते कि वो दोबारा उसे एग्जीक्यूट कर देगा। डेफिनेटली ये स्पीड आपकी स्पीड से बहुत फास्ट होगी। तो ओके, इसको बंद करने के लिए कोई मैनुअली बटन तो नहीं होता है। ओके, पर आप डेफिनेटली आप इसे अबॉर्ट करके प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। लेकिन अबॉर्ट, जो हमारा अबॉर्ट बटन है, ये अबॉर्ट बटन को आप अगर यूज करते हैं, राइट, तो आपको, अगर आप अबॉर्ट बटन को यूज करते हैं तो ये प्रोग्राम जहां पर है वहीं उसको स्टॉप कर देगा। राइट, ये अबॉर्ट करता है प्रोग्राम को। हम्म, अबॉर्ट बटन तुरंत इसको स्टॉप कर देता है प्रोग्राम को। अगर आपका वी चल रहा है उसे जैसे प्रेस करेंगे आपका प्रोग्राम को वो स्टॉप कर देगा, तुरंत रोक देगा। जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में, जिस फेज में वी होगा उस फेज में प्रोग्राम को रोक देगा। उसे कोई मतलब नहीं है अगर आप एक हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं रन कंटिन्यूसली चला के, तो और आप बटन को अबॉर्ट बटन प्रेस करते हैं तो अबॉर्ट बटन प्रोग्राम को उसी कंडीशन में रोकेगा जिस कंडीशन में आपका प्रोग्राम है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपका प्रोग्राम बर्न हो रहा है, राइट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप अबॉर्ट बटन की जगह लूप को यूज करते हैं तो वहां पर ऑप्शन बहुत अलग होता है। अगर आप अबॉर्ट बटन का यूज करेंगे तो तुरंत प्रोग्राम को रोक देगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सॉरी, आपको वो टाइम भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप स्टॉप बटन, फंक्शंस में अगर हम स्टॉप बनाएं कोई फंक्शंस को तो वो उसको एक आखिरी लूप और रन होने की फैसिलिटी देता है जिससे प्रोग्राम और आपके हार्डवेयर और आपके डिजाइन पूरी तरह से कंट्रोल रहते हैं और डेटा प्रॉपरली सेव हो पाता है, डेटा लॉस नहीं होता। अबॉर्ट बटन का यूज करने से डेटा डेफिनेटली लॉस होता है, राइट। अब जैसे यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप से लग रहा है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम को अगर मुझे एक साथ क्लियर करना है तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और कंट्रोल यू प्रेस कीजिए। तो कंट्रोल टी और सॉरी कंट्रोल ए और कंट्रोल यू प्रेस करने से प्रोग्राम, ओके, प्रेस करने से प्रोग्राम में एक बहुत ही अच्छा चीज होता है, ये एक शॉर्टकट बना देता है जो प्रोग्राम को क्लीन अप, ये हमारा क्लीन अप डायग्राम है जो वायर्स को, नोड्स को, फंक्शंस को व्यवस्थित कर देता है जिससे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं, बड़े प्रोग्रामिंग, तो स्पेस मिलेगा। आपके मैसी या अव्यवस्थित कोई प्रोग्राम है तो उसको नियमित तरीके से चलने के लिए जैसा चाहिए वो साफ सुथरा बना देता है ये प्रोग्राम। क्लियर है? हाँ, जिससे हमें बाद में इसे डिबग करने या फंक्शंस को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। अब ये हो गया। अब आगे का केस में देखते हैं एग्जीक्यूशन हाईलाइट क्या होता है। ओके, एग्जीक्यूशन हाईलाइट क्या होता है। तो एग्जीक्यूशन हाईलाइट, अभी तक देखिए, ये प्रोग्राम देखिए, जब मैं यहाँ पर रन कंटिन्यू कर रहा हूं तो ये प्रोग्राम चल तो रहा है, हमें पता है। ओके, प्रोग्राम चल रहा है, ये बात मुझे पता है, आपको पता है। पर यहाँ पर जैसे ही मैं अगर एग्जीक्यूशन हाईलाइट को चेंज, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ कोई डेटा फ्लो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मैं एग्जीक्यूशन हाईलाइट को यहाँ पर पेश कर दूं तो यहाँ पर मुझे जो मेरा प्रोसेसिंग है
वो दिखना चालू हो जाएगा। रियल टाइम में प्रोसेसिंग और प्रोग्राम स्लो हो जाएगा, जिससे मैं इन फंक्शंस के बीच यहाँ से जो डेटा मेरा जनरेट हो रहा है उन दोनों डेटाओं को इस फंक्शन से ही चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरे जो नोड्स हैं, क्या मेरे जो फंक्शंस का आउटपुट है या मेरे कंट्रोल्स का आउटपुट है वो सही है, और प्रोसेसिंग के बाद क्या मेरा डेटा सही मिल रहा है। ठीक है। हाँ, जब ये चालू होता है तो आपके प्रोग्राम की स्पीड को स्लो कर देता है। ये डेटा को एक एनिमेटेड तरीके से दिखाता है आपके वायर में एंट्री करने और वायर के बाद। यहाँ वायर से एंट्री में दिखेगा, वायर के बाद में। वायर्स पे देखने के लिए हमें प्रोब लगाने पड़ेंगे। नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन, सॉरी फिंगर टिप। तो जो फिंगर टिप है यहाँ पर आपको प्रोब दिखाई देगा। तो प्रोब लगा के हम वायर के डेटा को देख सकते हैं, लेकिन नोड में एंट्री और नोड के एग्जिट में हमें डेटा दिखाई देगा, वही डेटा जो कि हमने एंटर किया है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है हमारे एग्जीक्यूशन हाईलाइट को ऑन करने से। नाउ ठीक है। और ये हमारे डेटा के प्रवाह को, मतलब कि एग्जीक्यूशन के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करने में, समझने में मदद करता है। ठीक है। एग्जीक्यूट इससे इससे हमारे लिए डिबग करना आसान हो जाता है प्रोग्राम को। हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है, हमें स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना आसान पड़ता है। ओके। इसका एक प्रॉब्लम बस ये है कि ये एक साथ कई सारे फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल नोट्स को स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल नोट्स मीन्स ये दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो आप के कई सारे एग्जीक्यूटेबल नोट से एक साथ डेटा होगा तो आप ह्यूमनली उसे विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली कुछ प्रोन्स है तो कुछ क्रॉस भी है, राइट। तो ये हो गया है सबसे बेस्ट वे में हमारे फंक्शंस को, इनको समझने का तरीका। अगर मैं ये बात करूं कि LabVIEW का फंक्शन पैलेट क्या है, ठीक है, तो उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो LabVIEW में यहाँ पे आपको राइट क्लिक करने पे ब्लॉक डायग्राम में एक फंक्शन पैलेट दिखाई देता है। फंक्शन पैलेट LabVIEW का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपको ब्लॉक डायग्राम में यूज करने के लिए आवश्यक या इंपॉर्टेंट या रिक्वायर्ड सभी फंक्शंस, टूल और स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। ओके। और आप उसे अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम के टूल का एक कलेक्शन है फंक्शन पैलेट, जो आपके लूप, केस स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप के डेटा के फंक्शनैलिटीज, सिग्नल प्रोसेसिंग से लेके हर प्रकार के अदर टूल किट्स को कंट्रोल करता है। ब्लॉक डायग्राम को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो आपको टूल पैलेट में मिलेगा, तो सॉरी, वो आपको फंक्शन पैलेट में मिलता है। और आप फंक्शन पैलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको ओपन करने का बेस्ट तरीका है राइट क्लिक करें। ओके। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जैसे स्ट्रक्चर, एरे, न्यूमेरिक, बूलियन, स्ट्रिंग, फाइल इनपुट आउटपुट, डीएक्यू, मैक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, 400 चीजें दिख जाएंगे, फंक्शंस मिलेंगे, और आप इंस्टॉल करते जाएंगे इसमें टूलकिट्स, यहाँ एड ऑन होते जाएंगे। ओके। आप इसका यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। सेम कंट्रोल पैलेट भी ऐसे ही वर्क करता है। तो पार्ट्स ऑफ बीआई में LabVIEW है। ओके। पार्ट्स ऑफ बीआई क्या है? तो पार्ट्स ऑफ बीआई में आपका आता है, एक आपके फ्रंट पैनल आता है, उसके बाद एक आता है आपका ब्लॉक डायग्राम आता है, उसके बाद आपका ब्लॉक डायग्राम के बाद इसमें आता है आपके पास एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आइकन एंड कनेक्टर पिन। ये है कनेक्टर पिन और ये आइकन। आइकन और कनेक्टर पिन का उपयोग तभी करेंगे जब हम एक सब वीआई बनाएंगे जो प्रोग्राम सब रूटीन का एक पोर्शन है। ठीक है, प्रोग्राम सब रूटीन का एक पोर्शन है। नाउ चलिए, हम हेल्प समझ चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म पे चलते हैं ये समझने के लिए कि इसमें ओके वायर और नोड्स में क्या डिफरेंस है। वायर और नोड्स में क्या डिफरेंस है?
तो वायर और नोड दोनों ही LabVIEW के प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं एक फंक्शन पैलेट सॉरी, आ जाइए आप कंट्रोल पैलेट में, एक न्यूमेरिक कंट्रोल लीजिए, यहाँ लगा दीजिए, एक न्यूमेरिक इंडिकेटर लीजिए, यहाँ ले लीजिए। अगर आप एक बूलियन लेते हैं, बूलियन कंट्रोल, पुश बटन एंड बूलियन इंडिकेटर, एक बूलियन, राइट, एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग कंट्रोल्स एंड स्ट्रिंग इंडिकेटर्स। आपको अगर आप तो देखिए जो स्ट्रिंग हैं ये आपके सामने ऑरेंज कलर या नारंगी कलर, ऑरेंज कलर में मिलेंगे, राइट, और इसके साथ आपको बुलियन मिलेगा ग्रीन कलर का और पिंक कलर का स्ट्रिंग मिलेगा। स्ट्रिंग का यूज हम टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। तो आप इनको कनेक्ट करने के लिए जो वायर जिससे आप इसे कनेक्ट करेंगे उसे हम वायर, और वायर भी अगर आपके किसी भी प्रोग्राम में, अगर मैं यहाँ पर कुछ स्टेप से डालूं इस प्रोग्राम को, आप देखिए यहाँ पर ऑरेंज वायर का मतलब है ये न्यूमेरिक डेटा को पास कर रहा है, स्ट्रिंग वायर का मतलब है ये न्यूमेरिक डेटा पास, सॉरी, ये एक टेक्स्ट डेटा पास कर रहा है। ग्रीन वायर मतलब कमांड्स या एक्शन, ओके, या कंट्रोल बुलियन पास कर रहा है वो। तो अब बुलियन को करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन वायर, और अगर स्ट्रिंग को करते हैं तो पिंक वायर। अगर मैं स्ट्रिंग में लिखता हूं NITESH नितेश, PRADHAN प्रधान, नितेश प्रधान, और रन कर दूं तो यहाँ पर इंडिकेटर में नितेश प्रधान दिखाई देगा। यहाँ से नितेश जनरेट हो रहा है और यहाँ से प्रधान। नाउ यू कैन सी नितेश प्रधान। जैसे मैं बुलियन को प्लेस करूंगा ऑन होगा एलईडी, क्योंकि ये ट्रू जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ -98.21 तो ये -98.21 ये जनरेट करेगा और मुझे वही -98.12 शुड सो ना, हाँ ये दिखाई देगा। तो नोट्स, ओके, और जो हम फंक्शंस होते हैं नोड्स, डेटा ऑपरेशंस पे जो बॉक्सेस लगते हैं दे आर द नोड्स। फ्रंट पैनल के जैसे मेरा कंट्रोल इनपुट टर्मिनल्स हो गया, ये सभी चीजें मेरे नोड्स में आएंगे। हम कॉमनली बहुत सारी चीजों को एड फंक्शन में ऐड एक नोड्स है, राइट, ऐड एक नोड्स हो गया, न्यूमेरिक इनपुट्स और चीजों को कनेक्ट करने के लिए नोड्स होते हैं। तो वायर्स कुछ इस तरीके से लगेंगे और डिफरेंट डेटा टाइप के लिए अलग अलग कलर्स है, और हम वायर्स को देख के भी हम डेटा टाइप को एक्नॉलेज कर सकते हैं। केवल इनका प्रॉब्लम इनके साथ ही नहीं है। देखिए अगर मैं एक एरे बनाने की कोशिश करूं, एक एरे, तो एरे का कलर कुछ नहीं है। एरे में अगर मैं न्यूमेरिक इनपुट डाल देता हूं तो ये न्यूमेरिक एरे बन जाएगा, वन डायमेंशन न्यूमेरिक एरे। तो ये ना वन डायमेंशन न्यूमेरिक एरे कंट्रोल टर्मिनल हो जाएगा। तो ये जो वन डायमेंशन न्यूमेरिक एरे कंट्रोल टर्मिनल हो गया, इसका कलर ऑरेंज के हिसाब से हो गया, राइट। अगर मैं इस एरे ले लेता हूं तो एरे का अभी कलर कुछ नहीं है, ये बस वन डायमेंशन एरे एक्सेल है। इस पे जैसे ही मैं बुलियन डाल दूंगा एक स्क्वायर एलईडी, तो ये, और इसकी बिहेवियर भी बदल जाती है। एक्चुअली न्यूमेरिक एरे, सॉरी, एरे की कोई खुद से कोई बिहेवियर नहीं होती है। ये दिख रहा है इनपुट जैसे, कंट्रोल जैसे, पर अगर मैं इस पे किसी भी प्रकार का इंडिकेटर डालूं तो ऑटोमेटिकली वो इंडिकेटर बेस बन जाएगा, जैसे ये स्ट्रिंग एरे इंडिकेटर बन गया है, ओके। तो अब मैं इसको सेव करता हूं। तो आप अपने, मैं यहाँ पर सेव के लिए राइट क्लिक सेव में आऊंगा। तो जैसे ही मैं इसे सेव करने की कोशिश करूंगा तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में देखता हूं ऑडियोस, वीडियोस के अंदर लैब व्यू हो गया, ओके। लैब व्यू में यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम हो जाएगा, और वो प्रोग्राम होगा माई माई वी आई। सो माई वी आई, तो माई वी आई में हमारा एक्सटेंशन होगा माई वी आई, जहाँ एक्सटेंड होगा डॉट वी आई, डॉट वी आई टी एन, डॉट वी आई एम, ओके।
तो .vi, vit एंड vim जब आप प्रोग्राम फाइल को सेव करेंगे तो उसे बोला जाता है। तो .vi का मतलब है कि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स, vit का मतलब है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट टेम्पलेट, और vim का मतलब है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस, vi माइक्रोस। ओके, इसे अल्फाबेटिकल vi भी कहते हैं। ओके, तो ये तीन चीजें हैं। सामान्य जो आप प्रोग्राम लिखेंगे उसे vi बोलेंगे, एक टेम्पलेट बना के vit कर देंगे। टाइप एडिबल vi बनाना है तो vim का यूज करते हैं, जो अलग अलग डेटा टाइप्स और कोड्स को एक साथ यूज कर सकता है। जब आपको स्टैंड अलोन प्रोग्राम बनाना है, आपको डेटा प्रोसेसिंग करनी है तो vi बनाइए। जब आपको एक लॉजिक जिसको कई बार कई vi में यूज करना है, जिसको टेस्टिंग प्रक्रियाओं में यूज करना है, तो आप vit बनाइए, या आप उसको vim बना सकते हैं। अब मैं ढूंढूं कहां से, चलिए आइए मेरे साथ, और आप आ जाइए यहाँ पर मेरे साथ वीडियोस में। वीडियोस में हम आ जाते हैं लैब व्यू, और यहाँ पर ये अवेलेबल है, राइट। ये सही तरीका है, ये सेव हो गया है। चलिए मैं जब इसको क्लोज कर दूंगा तो मैं अगेन वहीं पर पहुंच जाऊंगा। तो हमारा एक प्रोग्राम था, लेट्स मेक अ फर्स्ट प्रोग्राम, और मेरा फर्स्ट प्रोग्राम एक सिंपल सा नंबर्स को लिखना और डिस्प्ले करना है, राइट। एक सिंपल सा नंबर को लिखना और डिस्प्ले करना है, जो मेरा एक पहला वी होगा। तो उसके लिए राइट क्लिक करते हैं, न्यूमेरिक कंट्रोल में आते हैं, एक न्यूमेरिक कंट्रोल लीजिए। जैसे ही लेंगे न्यूमेरिक कंट्रोल टर्मिनल आ जाएगा। फिर न्यूमेरिक इंडिकेटर लीजिए, जैसे ही आप न्यूमेरिक इंडिकेटर लेंगे तो न्यूमेरिक इंडिकेटर भी आ जाएगा, और इसको दोनों को आप वायर से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये मेरा एक पहला प्रोग्राम बन गया है, और इसमें मैं रन कंटिन्यूअसली कर सकता हूँ और प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं अगर इस प्रोग्राम में कुछ और ऐड करना चाहूँ, इसके साथ इसको इंक्रीमेंट फंक्शन दे देना चाहूँ फंक्शन पैलेट से, तो सॉरी, राइट क्लिक कीजिए ब्लॉक डायग्राम में, फंक्शन पैलेट पे आइए, न्यूमेरिक में आइए, न्यूमेरिक में आइए, और न्यूमेरिक इंक्रीमेंट फंक्शन लगा दीजिए। उस लगाने के बाद इसको करते हैं कुछ इस तरीके से। अब कर देता हूँ रन। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम बन गया। तो इसको सेव कर देते हैं, सेव न्यूमेरिक, vi। चलिए, अब जैसे था प्रोग्राम ऑन एंड ऑफ, एलईडी, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, अनटाइटल में आइए, लीजिए यहाँ पर मैं एक बटन लेता हूँ, चलो टॉगल बटन ले लेते हैं। ओके, इसके साइज को आप ऐसे पकड़ के इंक्रीज कर लीजिए। एक एलईडी ले लीजिए, एलईडी लेने के बाद आप इसको कनेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब हम कर देते हैं प्रोग्राम को रन, ऑन ऑफ। तो ये एक तरीका हो गया हमारे बुलियन बटन को चेक करने का। उसी तरीके से हम अपने नाम या नंबर्स को कुछ लिखना चाहें तो हम कर सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शन का यूज। स्ट्रिंग कंट्रोल लीजिए, अब स्ट्रिंग इंडिकेटर लेके आइए, लगा दीजिए, यहाँ पर कनेक्शन कीजिए, और आप इसमें कोई भी लॉजिकल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। लॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? ओके, लॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक अगर मैं ये लिखना चाहूँ लैब व्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, तो मैं उसे लिख सकता हूँ। इसको मैं स्क्रॉल डाउन भी, स्क्रॉल बटन लगा सकता हूँ, और मेरा अब मैं रन करूंगा तो सेम डेटा मुझे दिखाई देगा, सेम डेटा मुझे दिखाई देगा। अगर मेरा साइज छोटा है तो मैं इस पे विजुअल करके
एक वर्चुअल स्लाइडर लगा सकता हूँ, जिससे मैं ऊपर से नीचे इसको स्क्रॉल करके पढ़ सकता हूँ। ये मेरा स्ट्रिंग की। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया बेसिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप मुझे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू आप ज्वाइन करने के लिए। हम कल के सेशन में जो चीजें हैं वो देखेंगे, ये न्यूमेरिक कंट्रोल, न्यूमेरिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो थैंक यू।